हाँ, तो भाई जब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो अब देखो इंट्रोडक्शन कहने को इंट्रोडक्शन है, बट हमारी इंट्रो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में भी बताया था, और लास्ट क्लास में तो हम लास्ट चैप्टर जो हमने स्टैट्स का करा है उसमें तो हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट। अब ये मैंने पूछा तो जिसने टेस्ट की तैयारी करी थी वो तो एक आधी डेफिनेशन भी मेरे को बता ही देगा। तो बट जनरली मैं स्टार्टिंग से इकोनॉमिक्स की एक ही डेफिनेशन आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, वो है क्या कि भाई इकोनॉमिक्स इज द वे इन विच बिजनेस और इंडस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम सिंपल तरीके से बोले तो इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स है जिस तरह हमारे देश में व्यापार, हमारे देश में इंडस्ट्रीज चल रही हैं। यस और नो, यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी फर्स्ट क्लास में। भूल गए लगता है कायदे हमारी क्लास के, जवाब देना होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने पिछली बार पढ़ा था तो उसके अंदर याद होगा आपको एक स्केर्सिटी डेफिनेशन हमने इकोनॉमिक्स की करी थी, है ना। अब वो जो स्केर्सिटी डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की, मैंने आपको तब भी बोला था कि ये डेफिनेशन काफी पॉपुलर है और ये डेफिनेशन को काफी ज्यादा माना जाता है, बोली थी मैंने ये बात। अब Yes. वो जो हमारी स्केर्सिटी डेफिनेशन थी वो क्या थी, वो यही थी कहीं ना कहीं, वो कहती थी कि भाई इकोनॉमिक्स जो है इट इज ऑल अबाउट optimum utilization of resources and it is all about satisfaction of our wants by uh, using the resources in optimized way। मतलब रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही स्कार्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं, राइट। और एक और चीज जो हमने उस चैप्टर के अंदर पढ़ी थी वो क्या थी कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। याद है मैंने बताया था इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोला था, मुझे अर्पिता बताएगी। क्या सर? इकोनॉमिक्स को हमने स्टैट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो सोशल साइंस है, तो उसको सोशल साइंस क्यों बोला था हमने। क्योंकि वो नेचर के बारे में भी पढ़ती है और जो ह्यूमन व्यूज है उनके बारे में भी पढ़ते हैं। बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दी स्टडिंग दी ह्यूमन बिहेवियर, एंड दैट्स व्हाई हमने उसको कहा था एंड ह्यूमन इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी। उस सोसाइटी के बिहेवियर को देखने के लिए इकोनॉमिक्स बनी है, इसीलिए हमने इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोला था, ठीक है। अभी हम जितना कर चुके हैं इसके आगे का उससे भी आपने देखा होगा, थियरी ऑफ डिमांड वो भी कंज्यूमर से रिलेटेड है, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर उसका तो नाम ही कंज्यूमर बिहेवियर है। तो वो सारे के सारे लोग सोसाइटी का पार्ट है। आगे जाके आप पढ़ोगे प्रोड्यूसर से रिलेटेड सप्लाई पढ़ोगे, फिर आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, तो वो सब प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, अगेन प्रोड्यूसर भी एक सोसाइटी का पार्ट है। तो इतना तो हमको पता है इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखी है, हमें जनरली अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आएगी तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, और जिस तरह आपके स्कूल वाले बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं स्टैट्स के चैप्टर्स को, तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काफी अच्छी है। अगेन चलो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों है ये अब आप लोगों को पता है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज। वो कह रहा है इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है जो इस बारे में पढ़ती है, इस बारे में स्टडी करती है कि किस तरह से इंसान, किस तरह से सोसाइटी स्कार्स रिसोर्सेज मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। किसको पूरा कर लेते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, और उन गुड्स और सर्विसेज को जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसको जिसकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या बोला, इकोनॉमिक्स एक ऐसी सोशल साइंस है विच स्टडीज द वे इन विच सोसाइटी चूजेस। वो उसको स्टडी करती है कि किस तरह सोसाइटी चूज कर रही है कि हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कौन से गुड्स बनाएं और कौन से गुड्स ना बनाएं, राइट। और किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे उन लोगों के बीच में जो उसकी जिनको उन गुड्स की जरूरत है। इतनी बात समझ में आई उत्कर्ष, दीक्षा, तोशाली, अदिति, अर्पिता, तान्या, विधि, हर्षित, राइट। सो डेफिनेशन जो है नो डाउट बड़ी डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन में कुछ भी ऐसी ना मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हम स्टैट्स की क्लास में बार बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, और
इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये डेफिनेशन को याद करना और आसान हो जाएगा जब हमारी आज की क्लास खत्म हो जाएगी, बिकॉज इस डेफिनेशन को ही हम एक तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। देखो, ये डेफिनेशन पहले कराने का मतलब भी यही है। सबसे पहले वो यहाँ पे लिख रहा है, एक वर्ड है स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि कोई भी इकोनॉमी हो, उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। राइट? कह सकते हैं हम ये बात कि कोई भी इकोनॉमी हो, उस इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्कार्स होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, रिसोर्सेज तो होते हैं कम, और हमारी जरूरतें क्या कभी खत्म होती हैं? नो सर। तो जो हमारी जरूरतें हैं वो क्या होती हैं, नीड्स। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, हमें कुछ एक फोन मिल जाता है तो हमें और अच्छा वाला फोन चाहिए होता है। ठीक है, वो अच्छा फोन मिल जाता है, अगली बार और अच्छा फोन चाहिए होता है। ठीक है, तो शाली कह रही है, अरे वाह सर तुम मन की बात बता रहे हैं एकदम। ठीक है, तो हमें हमेशा जो है, तो हमारा हमेशा ये चलता रहता है। राइट? सो अरे आप लोगों को तो फिर भी यार कितनी जल्दी जल्दी मिल गए होंगे फोन। मुझे फोन मिला था 10th क्लास के बोर्ड्स एग्जाम के बीच में। मेरे पास टाइम भी तो ऐसा था ना, मेरे को भी नोटिफिकेशन बुला लिया। एक मिनट सारे चुप हो जाओ। अर्पिता ने कुछ बोला है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। अर्पिता क्या बोला आपने अभी, क्या बोला आपने अभी? सबके टाइम, टाइम में भी फर्क था ना, मतलब ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, ये ऐसी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब पता नहीं मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ। वो टाइम अलग था, क्या मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मैं टाइम अलग था। आपको तो तब मिल तो गया था, मेरे पास तो अभी भी नहीं है। हाँ सर तो मुझे 10th के तुम्हारा बोर्ड के बाद मिला है। एक मिनट 10th के रुकना बोर्ड के बाद मिला है। उत्कर्ष एक बार रुकना। हर्षित तुम डिजर्व भी नहीं करते हो, सर पता लगे कब धुएं में डाल दिया फोन को। ठीक है, तो उत्कर्ष तुम और मैं लगभग सेम उसके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर जो है ना, वो कहीं ना कहीं ऑब्सेस थे कि एग्जाम के बीच में दिलाऊंगा ये। तो वरना मेरे को भी बोर्ड्स के बाद ही मिलता। पता नहीं साइंस का एग्जाम था, पापा को 2 दिन पहले क्या हुआ, कहते चल आज दिला देता हूँ फोन। तो और जो मेरे को अपना दूसरा फोन मिला था, वो फोन मिला था बोर्ड्स एग्जाम के बीच में 12th के अंदर। मेरी मम्मी का बर्थडे था, हम ऐसे ही बाहर गए थे, 12 दिन की छुट्टी थी एग्जाम में, और गिफ्ट मैं लेकर आ गया था। तो हाँ, एग्जाम के बीच में क्यों? पता नहीं मेरे को, ये तो मेरे पापा से ही पूछो कोई कि क्यों। सर फोन तो मुझे एग्जाम के बीच आप मुझे यूज नहीं प्रॉपर अब मिला है। नहीं तो शाली ऐसा एग्जाम अब वो यूज नहीं करूंगा, हाँ ठीक है वो, अब ये बात है ना, बट रिस्क तो है ना यार, करने लग गया तो यूज। सर मुझे फोन पहले मिल गया था, लेकिन ऐसे ही छोटे फोन मिले थे। ये अच्छा बड़ा पहली बार मिला है मुझे। स्मार्टफोन अभी पहली बार मिला है? नहीं, स्मार्टफोन पहले भी थे, वन प्लस पहली तो बार मिला है। पहले ऐसे ही मैं एमआई वगैरह के यूज करता था। अच्छा, नहीं तो मेरा तो क्वालिटी कीपैड वाला फोन था नोकिया का, जो 10th क्लास में मिला था। बाद में हाँ तो मेरे को वो भी बढ़िया, टाइम अलग था, वो टाइम अलग था। खत्म हो गई बात। टेक्नोलॉजी भी तो ऐसी थी ना। टाइम की कोई बात नहीं करेगा, कोई भी बात नहीं करेगा। मैं अभी क्या, थोड़ा सा मैं तुम जितना ही तो हूँ यार एकदम, तो ज्यादा बड़ा थोड़ी ना हूँ। तो हाँ, तो हमने क्या बोला कि अल्टीमेटली जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है, हमारे वांट्स खत्म नहीं होते, एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरा निकल के आ जाता है, दूसरा खत्म होता है। तो देखा जाए तो जरूरतें बहुत कम है, हमारे शौक बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्यों हर्षित? जी तो नीड्स जो होते हैं वो तो सबके कॉमन होते हैं, बेसिक होते हैं, बट जो हमारे वांट्स है ना, मैंने बहुत लंबी डिस्कशन करी थी, याद होगा क्लास फर्स्ट में, वांट्स के बारे में। तो वांट्स जो है ना वो हमारे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। ओके, अच्छा और पता है सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, हमारे किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी ह्यूमन रेस के साथ, कि भाई रिसोर्सेज पहली बात तो लिमिटेड है, और दूसरा उस रिसोर्स को तुम इतनी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए ऐसा लगता है कि उसकी और कमी है। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसमें हमेशा देता हूँ। ठीक है, एक तो ये अर्पिता ने पता नहीं वीडियो नहीं ऑन करी हुई, सर सबने तो बंद कर दिया, हम तो अच्छे से खोल के बैठे हैं सर, ये तो गलत बात है, सबकी ऑन करवाओ। क्यों? नहीं नहीं, ये सब ऑन करो वीडियो। अगली क्लास से तो देखो कंपलसरी है। इस क्लास में ना मैं आज बिजी हो गया था, तो मैं मैसेज डालना भूल गया था। तो कुछ नहीं होता ना, तुम अच्छे अच्छे हो। अब देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन में, राइट? टाइम क्या है? सबसे बड़ा तो रिसोर्स हमारा टाइम ही होता है ना।
देखा जाए तो 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत बहुत होते हैं 24 आवर्स। बट ये 24 आवर्स भी हमें कभी कभी कम पड़ जाते हैं। क्यों कम पड़ जाते हैं? बिकॉज इन 24 आवर्स में हम कितना कुछ कर सकते हैं, राइट? एक बहुत सिंपल सी बात ले लो, ये 5 से 6 का जो टीटीएस का टाइम है, इसके अंदर तुम अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, राइट? ये 5 से 6 का टाइम जो है ये एक रिसोर्स है, ये टाइम है, ये रिसोर्स है। जब तुम इस टाइम की बात कर रहे हो, इस टाइम पे तुम पीएस पर गेम भी खेल सकते हो, इस टाइम पे तुम कुछ भी कह सकते हो, लेट से घूम भी सकते हो, इस टाइम पर तुम कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो लॉकडाउन में। सो इसके अंदर तुम स्टडी भी कर सकते हो, स्टडी के अंदर भी, इसके अंदर तुम मैथ्स भी पढ़ सकते हो, अकाउंट्स भी पढ़ सकते हो। तुम देख रहे हो कि भाई एक तो ये टाइम है सिर्फ 24 घंटे, और दूसरा इन 24 घंटों में हम कितना कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें लगता है क्या कि भाई ये रिसोर्सेज की कमी और ज्यादा खलती है। ठीक है, एक तो पहले ही टाइम बहुत कम है, एक तो पहले ही टाइम बहुत लिमिटेड है, और दूसरा उस टाइम में हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि यार टाइम कम है, टाइम की और कमी खलती है। यस और नो? यस सर। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज तो प्रॉब्लम है ही, और वो स्केर्सिटी और ज्यादा फील होती है बिकॉज resources have alternative uses, right? resources के क्या होते हैं? alternative use भी होते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी इतनी लिमिटेड है कह लो, ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को इतनी जगह पर यूज करा जाता है, तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भैया यहाँ पर ज्यादा जरूरी है या वहां पर ज्यादा जरूरी है। लैंड एक तो इतना लिमिटेड ऑलरेडी है, और लैंड लिमिटेड है, स्केर्सिटी तो है ही, और ज्यादा स्केर्सिटी इसलिए फील होती है बिकॉज उस लैंड पर हम एक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, हम एक मॉल भी बना सकते हैं, हम एक सोसाइटी भी बना सकते हैं, हम एक स्कूल भी बना सकते हैं, हम एक हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, और हम एक कोर्ट भी बना सकते हैं। तो रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस एज वेल, राइट? सो अगर मैं बात करूं कि भाई जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो 3 मेजर प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सबसे पहला हमने क्या बोला? सबसे पहला कौन सा है हमारा प्रॉब्लम? सबसे पहले, ठीक है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। दूसरा कौन सा है हमारा? रिसोर्सेज Scarcity. नेटिव यूजेस। हाँ ठीक है, कुछ भी सालों, सबसे पहले हम इसको बोल लेते हैं, सेकंड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज बोल रहे हैं, थर्ड ये बोल लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा फेस करती है इकोनॉमी, वो क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। और दूसरा क्या है प्रॉब्लम? Scarcity of resources. स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। एंड तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेज हैव अनलिमिटेड अल्टरनेटिव यूजेस। अनलिमिटेड यूजेस नहीं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, सो हाँ, तो अब देखो इस डेफिनेशन को पढ़ो। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस which studies the way a society chooses to use its scarce resources which have alternate uses या alternative uses। अब देखो, आई गेस हर्षित तुमने बोला था, या फिर जब भी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे तो किसी ने बोला था कि हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं क्या? अब देखो, ये जो डेफिनेशन है ना, इसके अंदर तुम जरा बहुत चेंज कर सकते हो, ऑल्टरनेट की जगह ऑल्टरनेटिव लिख सकते हो, बिकॉज ये एक जनरल डेफिनेशन है, ये कोई कोट नहीं कर रहा कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन्स या फिर अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअल्सन, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जनरल डेफिनेशन है, राइट? सो हाँ, तो इकोनॉमिक्स हमने कहा कि एक सोशल साइंस है जिसके थ्रू हम ये स्टडी करते हैं कि सोसाइटी किस तरह स्कार्स रिसोर्सेज, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनको इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, और उन गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। कौन से ग्रुप? ग्रुप्स ऑफ पीपल। ओके, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी। ये लाइन बहुत अच्छी है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कार्सिटी। ठीक है, इकोनॉमिक्स इसी चीज का नाम है कि किस तरह तुम अपने रिसोर्सेज के लिमिटेड होते हुए भी बेस्ट चॉइस, बेस्ट चीज चूज कर सकते हो।
एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न इन आवर लाइव्स एज वेल. ठीक है कि कुछ भी चीज की कैसी भी कमी हो, बट हाउ लाइक जो कमी है ना, दैट डजंट डिफाइन अस. व्हाट डिफाइंस अस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ दोस थिंग्स दैट वी हैव, राइट? सो हमारे पास जो भी चीज है, वी हैव टू थिंक अबाउट हाउ वी कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ देम रादर देन सोचना कि उसके बारे में कि भाई व्हाट वी डोंट हैव. ओके, सो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कैर्सिटी. ठीक है, ये बात समझ में आई सबको अच्छे से? ओके, ठीक है. एक तो ये बात हो गई. अब देखो यार, इकोनॉमिक्स की मैं अगर आपको टेस्ट दूंगा, उसके अंदर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज इकोनॉमिक्स. मैंने कुछ नहीं बोला अकॉर्डिंग टू लॉर्ड रॉबिन्स, ये वो कुछ भी नहीं. अगर मैं बोलता हूँ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आप ये डेफिनेशन दे दोगे, मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, आपके एक मिनट उत्कर्ष. तो अब आपके स्कूल्स में हो सकता है कि इकोनॉमिक्स की अलग डेफिनेशन हो, एंड बिकॉज यू आर इन 11th क्लास, तो यार मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि जो डेफिनेशन मैं अपने नोट्स में दे रहा हूँ आप वही डेफिनेशन लिखो. तो आप लोगों को पूरी छूट है इस बात की कि भाई जो भी आपके स्कूल में डेफिनेशन कह रहे हैं वो आप वो डेफिनेशन याद करके यहाँ पर लिख सकते हो. रही बात मेरे टेस्ट की, उसके अंदर अगर मैं आपको एक में से हाफ मार्क्स भी दे दूं, डेफिनेशन तो 1 मार्क्स की होती है, एंड अगर टेस्ट डिस्कशन के टाइम पर आपको लगा कि भाई आपके स्कूल में के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो वो मैं उसको 1 मार्क्स की कर दूंगा, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है. आप स्कूल वाली लिखोगे, मैं गलत नहीं करूंगा. ठीक है, बट ये वाली आप स्कूल में लिख दोगे तो स्कूल वाले कुछ भी कर सकते हैं. तो वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सी डेफिनेशन याद करना चाहते हो. ठीक है, हाँ उत्कर्ष बोलो. सर आपने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज बताई थी ना? हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जब मैंने बोला भी था कि कहने कोई नॉन इकोनॉमिक होती हैं ये. हाँ, मैम ने उसे इकोनॉमिक में ही लिखवाया है. मैम सही है, मैम की ठग लाइफ है. तो अपने नोट्स में उन्होंने इकोनॉमिक भी लिखवाया है. मैम एकदम सैवेज है. मैम कह रही है कि कोई झूठ नहीं बोलना, दुनिया से कहीं से भी नॉन इकोनॉमिक नहीं होती वो. तो ठीक है, जैसा उनका जैसे एमएलए वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स वगैरह होते हैं, वो अपनी सैलरीज तो लेते हैं ना. बट ये तो बोलो कि उनका वो तो पब्लिक सर्वेंट होते हैं. ठीक है, तो है ना, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं वो. सो ठीक है, तो ये तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है. और एक आपको यहाँ पर ना इसमें इकोनॉमी की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, ये मैंने यहाँ पर अलग से लिखी है लास्ट लाइन में. तो इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जिसके अंदर अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं. कौन से काम याद है? हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पढ़ा था, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, पढ़ा था ना ये? याद है? डिस्ट्रीब्यूशन ये भी था उसके अंदर, है ना? तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में रहते हुए और उस सिस्टम की मदद से, इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच, एक ऐसा सिस्टम जिसमें रहते हुए और जिसकी मदद से लोग क्या करते हैं? अपनी जरूरतों को जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. किस तरह से? बाय द वे ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट. ऑल राइट, तो यहां से हमको पता लग गया क्या इकोनॉमिक्स क्या होती है, और हमको पता लग गया इकोनॉमी क्या होती है. ओके, अब एक बार इसको नीचे जाएंगे हम. यहाँ पर लिख रहा था मैं. क्या हर्षित? वो इकोनॉमी की डेफिनेशन लिख रहा था. डेफिनेशन लिखो. इकोनॉमी इज अ सिस्टम. इकोनॉमी इज अ सिस्टम. मैं वहां तक पहुंच गया. थ्रू द प्रोसेस ऑफ तक. थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, exchange, production, consumption, distribution, exchange and investment. बाकी सब ने भी लिखा है. लिखनी है क्या? क्या लिख लो तो लिख लो, थोड़ी प्रैक्टिस होती रहती है. मैंने पहले भी बोला है कि मैं तो देखो बोलता हूँ, पर्सनली कहूँ तो कि लिख ही लेनी चाहिए कुछ चीजें, तो लिख लो. हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस जब रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स हैं.
तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम जिसमें हम ये सोचेंगे किस तरह हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें कि हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके लोगों के ज्यादा से ज्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, राइट? तो व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम हेडिंग डालकर एक बार लिख लो. An economic problem refers to any such problem in the economy. An economic problem refers to any such problem in the economy that is concerned with production of goods and services that is concerned with the production of goods and services to satisfy the unlimited wants of the economy, through the utilization of scarce resources. अच्छा, अगर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती तो क्या कभी भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती? नो सर. सारा झमेला ही किस बात का है? स्कार्सिटी का, राइट? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जो मेन रीजंस हैं उसको एक एक करके बस रीड कर लेते हैं. हमने जो अभी बात करी वही है. सर पर ये भी तो नहीं बोल सकते कि प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि ग्रीड भी तो एग्जिस्ट करती है लोगों उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होती, वो हम मानते हैं. वो डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो हमें पढ़नी है सेंट्रल प्रॉब्लम में. बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारी है वो नहीं होती. क्यों? क्योंकि जितने लोग हैं उतने रिसोर्सेज हैं. सबको मिलेंगे या नहीं वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है. ठीक है ना अर्पिता? ये हो जाता है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है. अब हाँ, मिलेंगे या नहीं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हम बाद में पढ़ेंगे, राइट? ओके सर. तो हाँ, तो सबसे पहला क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. उसके अंदर देखो वही वो कह रहा है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल मतलब पैसा, मशीनरीज, कुछ भी हो, अपनी जितनी उनकी डिमांड है उसके कंपैरिजन में वो बहुत ही लिमिटेड हैं. लोगों की जरूरतें जो है वो कभी भी पूरी होती नहीं है. उन जरूरतों की वजह वो जरूरतें ही हैं जिस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसी भी इकोनॉमी में होती है. स्कार्सिटी एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्सल है और हर इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होती है. कोई भी अपने आप से खुश नहीं है, अपनी आपकी चीजों से खुश नहीं है. ठीक है? वी ऑलवेज वांट मोर, राइट? सो अगर रिसोर्सेज की स्कार्स नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं. ओके, सो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, सबसे मेन पहला हमारा क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. दूसरा आ जाता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स जो है वो नेवर एंडिंग है, कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई तो होते नहीं है. एक जरूरत पूरी होती है, दूसरी निकल आती है. एक फोन खरीदते हैं, पहले ये दिमाग में आ जाता है कि अब अगला कौन सा लेना है. एंड जो लोगों के वांट्स हैं वो हमेशा क्या होते रहते हैं? वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मतलब हमेशा बढ़ते रहते हैं. ओके, और एक और खास बात है कि लोगों के जो वांट्स है ना वो बहुत डिफर करते हैं प्रायोरिटीज में. हमें किसी चीज के वांट काफी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है. अगर हम बात करें अभी ऑनलाइन क्लासेस की, तो सबसे हम बहुत सारी चीजें इस लॉकडाउन से पहले हमारे सबके पास दिमाग में होंगी, हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है, बट हमें इसकी ज्यादा जरूरत है दूसरी चीज की. बट लॉकडाउन के बाद सबसे मेन वांट क्या हो गया हम सबका? कि कोई भी ऐसा गैजेट जिसके ऊपर हम अपनी क्लासेस देख पाए और अपनी आंखों को खराब कर पाए, राइट? है ना? सही बात है ना? यस सर. सो मेरे को ऐसा लगा कुछ बच्चे ऐसे हैं कि ये एकदम से क्या बोल गए. तो सच में मुझे लगा आंखों को सेव भी कर पाए उस गैजेट से. तो नहीं, देखो जो सच है वो सच है.
आंखें तो खराब हो रही हैं आप लोगों की, नो डाउट। सो तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, तो वही है। तो वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो प्रायोरिटीज में डिफर करते हैं। हर इंडिविजुअल के लिए कुछ वांट जरूरी होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए पर्सनली लॉकडाउन के बाद क्लासेस लेने के लिए क्या जरूरी था, सबसे मेन तो जब मैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे ट्राइपॉड चाहिए था, जिसके लिए मैं ऐसे भटक रहा था कि भाई पैसे ले लो जो मर्जी, बस ट्राइपॉड दे दो कहीं से, जो कि मिल नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन में मुझे उसकी जरूरत थी। और जरूरत नहीं बोलूंगा, अगेन मेरा वांट था, जरूरत कभी भी नहीं होती है सारी चीजें। हर्षित की बात करें तो हर्षित ढूंढ रहा था ऐसी चीजें जिनसे आग लगाई जा सके, मतलब सॉरी, धुआं उड़ाया जा सके। नहीं सर नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है हर्षित ने इंस्टाग्राम सबसे पहले चल, और कुछ बड़ी बात नहीं है, अब तक मुझे वो इंस्टाग्राम से हटा चुका हो। बस रिपोर्ट अब्यूज मत कर देना, मुझे पता लगे कि कोई भी मेरे को वो नहीं कर पा रहा, नहीं एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो हाँ, सो हर किसी के वांट्स अलग अलग होते हैं। तो ओके, तो वो कह रहे हैं इसी रीजन की वजह से, और अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स इसी से पता लगेगा। अब मार्क्स की बात देख लो, कितने मार्क्स आ जाए हमें लगता है नहीं, और कितने क्वेश्चंस कर रहे हो नहीं, और उस वांट्स के चलते हम ग्रीडी हो जाते हैं। ग्रीडी हो जाते हैं हम, माल प्रैक्टिसेस में अलग अलग इंडल्ज करते हैं, चीटिंग जैसी चीजें करने लगते हैं। नहीं तो सर, ये सबके साथ नहीं होता। तो वो सबके साथ नहीं होता, एग्जैक्टली तभी हमने यहाँ पर लिखा नहीं, वो यहाँ पर हमने सिर्फ वो बातें लिखी हैं जो सबके साथ होता है, राइट। सो ड्यू टू दिस रीजन सर जो पीपल, ये झूठ बोलता है ना कि मैं चीटिंग नहीं करता, सर वो भी चीटिंग करता है। इट्स बेटर अच्छा टू एक्सेप्ट कि हम चीटिंग कर रहे कौन कौन? कोई नहीं, उत्कर्ष और तुषाली का एक शोर डाउन हम कराएंगे ऐसे एकदम, कि जिसके कौन अंदर क्या? हम, वो उत्कर्ष कहना चाह रही है कि आपका भी दिन आएगा, वो सिंपली ये बोलना चाह रही है। अच्छा। ठीक है। तो हाँ, तो अब वो कह रहे हैं ड्यू टू दिस रीजन पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स, क्योंकि हर किसी की प्रायोरिटी अलग है, तो हर कोई अपने रिसोर्सेज को उस हिसाब से उन वांट्स के लिए ज्यादा एलोकेट करता है और दूसरों के लिए कम करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन देख रहे हो आप, पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज, ये जो एलोकेट देयर रिसोर्सेज है ना, इसको ध्यान में रखना, काम आएगा ये। मैं बाद में बोलूंगा कि याद करो कि मैंने ये बोला था। ठीक है, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना, देखो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वो तो रहेगी, हमें क्या करना है, हमें उन रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करना है। रिसोर्सेज जितने हैं उतने रहेंगे, तुम उसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, जो रिजर्व जितने हैं वो उतने रहेंगे, तुम उसको नहीं बढ़ा सकते। तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो उनका बेहतर इस्तेमाल। ओके, सो एक लाइन वो लास्ट में वही ऐसी दे रहा है नॉर्मल सी अगेन, कि अगर हमारे सारे वांट्स इक्वल इंपॉर्टेंस के होते तो हमारे लिए चॉइसेस करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता। ठीक है, हम किस तरह से कहते हैं कि हमें यहाँ ज्यादा पैसा खर्च करना है और दूसरी जगह नहीं, जब सब चीज हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होती तो इसी वजह से हमारी सारी चीजें कभी भी इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगला आ जाता है हमारा रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, या फिर ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ स्कार्स ही नहीं है, बट उनको हम अलग अलग यूजेस में पुट कर सकते हैं, इस वजह से चॉइस करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ज्यादा जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल जो है वो बहुत लिमिटेड है, बट पेट्रोल के लिमिटेड होने के बाद प्रॉब्लम और इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज पेट्रोल को बहुत जगह इस्तेमाल करा जा सकता है। पेट्रोल को जनरेटर्स में यूज करा जा सकता है, पेट्रोल को मशीनरीज में यूज करा जाता है, पेट्रोल को व्हीकल्स में यूज करा जाता है। तो जस्ट बिकॉज पेट्रोल हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, वी फील द स्कार्सिटी इवन मोर, राइट। बिकॉज नाउ कम्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि भाई किस तरह डिसाइड करें कि कहां पर हम पेट्रोल का ज्यादा इस्तेमाल करें और कहां पर कम इस्तेमाल करें। ओके, तो इकोनॉमी हैज टू मेक द चॉइस बिटवीन द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गिवन रिसोर्सेज। ओके, अच्छा, इससे हम आगे बढ़े इससे पहले ना एक क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा इसका आंसर, बट आपको अपने वर्ड्स में इसका कुछ आंसर लिखना है, 2 लाइनों से ज्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए अगली क्लास से पहले पहले। क्वेश्चन और कहीं से प्लीज देखना मत, आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, बट प्लीज देखना मत, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो इससे बेटर है कि अपनी लैंग्वेज में खुद बनाना। किस तो चीज का? क्वेश्चन है ये, अच्छा।
स्कैरसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, या फिर लिख सकते हो गो हैंड इन हैंड। कमेंट। बस 2 लाइनों से ज्यादा में इसका आंसर नहीं होना चाहिए। अभी आप देखो कि किस तरह से 2 लाइनों में इसको लिख सर ये सकते हो हो। चुका है हमारे स्कूल में, पर आंसर याद नहीं। हाँ, तो उसको बस देखना भी नहीं है, राइट। तो ये एक बहुत जनरल सी चीज है नहीं बुक। लिखवाया नहीं था, मैम ने बस पूछा था और वही 2-4 चैप्टर्स बच्चों ने नेट से देख के बोल दिया था। ठीक है, तो अभी आपको नेट से देखना नहीं है, आपको बस खुद से लिखना है। आंसर मैंने भी दिया था उस टाइम पे। बस इतना ध्यान रखना कि नेक्स्ट क्लास में जब मेरे को आंसर बताओ तो 2 लाइनों से ज्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो मैं चाहता हूँ इस 1 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप अगली क्लास में मुझे दो। ओके, मैं तो बता ही दूंगा बाद में आपको, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है क्या कि ठीक है, तो बस वो कह रहा है कि इकोनोमाइजिंग, कई बार इसकी भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। व्हाट इज इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज? सिंपल सी बात है, इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज का कुछ इस तरह इस्तेमाल करें कि कम से कम इनपुट लगाकर हमारा मैक्सिमम आउटपुट आ सके। ऑल राइट, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? उत्कर्ष, Yes, sir. तुषाली, अर्पिता, विधि, हर्षित, दीक्षा? सर इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दिया जा सकता। नहीं, ठीक है। सो सबको ये बात समझ में आई? हर्षित, अदिति, तान्या, विधि, दीक्षा? हाँ सर। ओके, बिल्कुल मेरे को रिपोर्टर वाली फीलिंग आती है। सो ओके, तो अब सर इसके ये क्या बाद सबने ही कैमरा बंद कर रखा है? ये कुछ नहीं होता उत्कर्ष, अगली बार बदला लेंगे, इन सबके कैमरास ऑन रहेंगे। अभी हम इतना दोनों के आज ना मुझे जाना पड़ गया था जरूरी, मैं मैसेज डालना भूल गया, काफी काम रह गया आज। तो ओके, अब अपनी सेकंड वाली फाइल पर आओ। सर इकोनोमाइजिंग द उसका डिफाइन बता दो सर। हाँ, इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज मींस, इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज या फिर इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज मींस optimum utilization of resources, optimum utilization of resources, that is, resources are to be used in a manner, that is, resources are to be used in a manner such that maximum output is realized, maximum output is realized per unit of input. ओके सर। रिपीट करना एक सेकंड। दैट इज के बाद पूरी। हाँ, so economizing the use of resources means optimum utilization of resources, that is, resources are to be used in a manner, that is, resources are to be used in a manner such that maximum output is realized, such that maximum output is realized per unit of input. अब हमें इतनी बात तो समझ में आ गई, अब हमें इतनी बात समझ में आ गई कि भैया रिसोर्सेज की कमी तो रहेगी, उसको तो तुम नहीं बदल सकते, राइट। रिसोर्सेज तो स्कार्स रहने वाले हैं, हमारे वांट्स अनलिमिटेड रहने वाले हैं, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होंगे ही होंगे। यस और नो? यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि भैया किस तरह से हम इन रिसोर्सेज को क्या करें, एलोकेट करें। सही बात है ना? जब हमने बोला कि इकोनॉमिक्स डील्स विद द मेकिंग चॉइसेस आउट ऑफ द स्कार्सिटी,
मतलब स्कार्सिटी तो रहने वाली है, अब तुम्हें ये देखना है कि तुम उन रिसोर्सेस का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमने कहा ठीक है भाई, है तो है, रिसोर्सेस स्कार्स हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसका हम नहीं कुछ कर सकते। हमारे लिए जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, बोलो क्या है हमारे लिए मेन प्रॉब्लम, कि किस तरह से उन रिसोर्सेस को क्या करें, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। और ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, इट इज नथिंग बट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो कई बार स्टूडेंट्स को ना याद ही नहीं रहता, ठीक है, जनरली अगर किसी ने स्कूल में ध्यान से पढ़ने की भी कोशिश करी होगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने के बाद भी समझ आ गया होगा, बट ये नहीं याद रहता होगा कि किस तरह डिफरेंशिएट करें और किस तरह याद रखें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी थी और सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी थी। है आप में से ऐसा कोई जिसने ये चीज सोची हो, जिसको समझ आ गया हो, बट ये नहीं याद रह रहा हो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम कौन सी हैं? सर स्कूल का ये वाला चैप्टर अटेंड नहीं करा था। ये अलग ही है ये, ठीक है। तो अर्पिता और बाकी जिन्होंने करा था, तो आ गया, मतलब कंफ्यूजन भी नहीं है, क्लियर है। हाँ, तो मतलब क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखो यहाँ पर ना बहुत क्लियरली लिखी है ये चीज, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना, वो ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हर इकोनॉमी फेस करती है, राइट। हमें अब बात करनी है किस प्रॉब्लम की, जो हमारे हाथों में है, राइट। रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होना और लोगों की अनलिमिटेड वांट्स होना हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में है क्या, उन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से एलोकेट करना। एंड दिस प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसलिए बोला था वो एलोकेशन वाले वर्ड को ध्यान से पढ़ो, राइट। तो अगर कभी भी एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अगर किसी ने मेरे टेस्ट में तो एटलीस्ट ये लिख दिया ना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैं -1 कर दूं, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, इसके बाद लिख दो, ठीक है, जरूर, इवन मैं कहूंगा अच्छी बात है, ये लिख दो कि इट इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो बस ये जरूर लिखना है कि भाई प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज दी, सॉरी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अब क्या है ये सेंट्रल प्रॉब्लम, पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ नहीं होता, 10 मिनट ज्यादा पढ़ लेंगे। सो इजी सा ही है ये। आ गया। तो हमारी 3 प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो हर देश, हर कंट्री फेस कर रही है, कि हर किसी कोई इसी का सॉल्यूशन चाहता है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहली हमारी क्या प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भाई क्या बनाए। सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, हाँ, राइट। तो हम जब बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हमने कहा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब है क्या, कौन सी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है हमारी क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है यार, देखो नाम से ही पता लग रहा है एक चीज, तो क्या, कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग या फिर सिलेक्शन what commodities will be produced in an economy, what commodities will be
produced या फिर what type of commodities will be produced in the economy and in what quantity and in what quantity. कौन से गुड्स हैं हमारे देश में जो प्रोड्यूस करे जाने चाहिए और उनकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए प्रोडक्शन की, इस बात को डिसाइड करना हमारा क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या होता है व्हाट टू प्रोड्यूस उत्कर्ष? कि कौन सी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में. कौन सी और कितनी नहीं, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करे हाँ और मतलब कितनी क्वांटिटी में करे. वही तो बोला है. ठीक है, तुमने दोनों चीजें कौन सी और क्वांटिटी क्वांटिटी लगा दिया था, राइट. तो व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीजें आएंगी, क्या कि भाई व्हाट टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है, और दूसरा आएगा द क्वांटिटी ऑफ दोस टाइप ऑफ गुड्स. सबको समझ में आई इतनी बात कि व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है? कि अर्पिता, हाँ बोलो. सेंट्रल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन नहीं थी. सेंट्रल प्रॉब्लम्स की मैंने बताई ना, सेंट्रल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. बस वही थी. एक बस सिर्फ उतना ही है. और उसके साथ लिख देना दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. तो सेंट्रल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज what to produce, how to produce and for whom to produce. Okay. अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये कहती है कि भाई इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल नॉर्मल गुड्स भी चाहिए. नॉर्मल गुड्स मतलब ये पेन, पानी की बोतल, स्टेशनरी, ब्रेड, बटर, क्लोथ्स, ये सारे के सारे गुड्स होते हैं क्या, सिविलियन गुड्स. ये क्या होते हैं सारे? सिविलियन गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स. अब इसी तरह इकोनॉमी में क्या चाहिए, वॉर गुड्स भी चाहिए, मतलब डिफेंस गुड्स भी चाहिए. यस और नो? अब एक इकोनॉमी के अंदर ज्यादा सिविलियन गुड्स बनाए या फिर वॉर गुड्स बनाए, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है, राइट. तो ये जो डायलेमा है, ये डायलेमा इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट. इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? जी सर. ओके, तो ये तो हो गई हमारी क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस. इसी तरह एक और डायलेमा होता है, फॉर एक मतलब ये सारे एग्जांपल है कि भाई कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा बनाए या फिर प्रोड्यूसर गुड्स को ज्यादा बनाए. प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि मशीनरी, राइट. उसके अलावा टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स में. और कंज्यूमर गुड्स में अगेन सिविलियन गुड्स ही हो जाते हैं, वो सारे जो गुड्स हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं. तो भाई ये डिसाइड करना कि एक इकोनॉमी के अंदर ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाने चाहिए या ज्यादा प्रोड्यूसर गुड्स, ज्यादा सिविलियन गुड्स बनाने चाहिए या ज्यादा वॉर गुड्स, यही तो प्रॉब्लम है. किसकी प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस. समझ आई इतनी बात? इतनी बात सबको समझ में आई? यस. ओके. अब एक नंबर का क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि भैया इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह ये डिसाइड किया जाए कि व्हाट टू प्रोड्यूस. कैसे करें कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं, इसका कोई एक लाइन में जवाब दो. क्या होगा इसका गाइडिंग प्रिंसिपल? अच्छा, मैं हिंट देता हूं यार, वीडियो ऑन करो. ये तुषाली, उत्कर्ष, तुम तो करो वीडियो ऑन. तो तुषाली, उत्कर्ष ने कर ली, ठीक है, बाकी भी कर लो. हाँ. सो अब भाई देखो, तुम अगर सामान खरीदते हो तो हम अभी थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर करके चुके हैं. कौन सा सामान खरीदते हो जिससे तुम्हें क्या मिले? सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन. मिनिमम या मैक्सिमम? लेवल ऑफ मैक्सिमम. मैक्सिमम. ठीक है. और सेटिस्फेक्शन के लिए एक और वर्ड कौन सा होता है? यूटिलिटी. यूटिलिटी. तो मैक्सिमम कौन सी सेटिस्फेक्शन? टोटल सेटिस्फेक्शन, राइट.
राइट, मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन, है ना। यस अब सर। तुषाली भी चाहेगी मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन, हर्षित भी चाहेगा, उत्कर्ष भी चाहेगा, अर्पिता भी चाहेगी, सब चाहेंगे मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन। और जब हम इतने सारे टोटल ऐड कर देते हैं तो टोटल को ही ब्रॉड टर्म्स में हम बोलते हैं, 12th क्लास में भी पढ़ोगे, एग्रीगेट। ठीक है, टोटल को ही हम और बड़े लेवल पर क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट। राइट, तो गाइडिंग प्रिंसिपल व्हाट टू प्रोड्यूस का सिर्फ यही है कि भाई वो गुड्स बनाओ और उतने गुड्स बनाओ विच जनरेट्स मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी, दैट्स इट। राइट, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि भाई प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड इन दैट मच क्वांटिटी सच दैट दे जनरेट मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी। इतनी बात समझ में आई अच्छे से सबको? यस सर। ओके, इसको मैं सेव कर रहा हूं बोर्ड को, इसको मैं बाद में भेज दूंगा तुमको, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है क्या, प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। क्या आ जाती है वो हमारी प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस। अब क्या होती है प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस की, बताओ, कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस? बताओ। ये कमोडिटीज मतलब कैसे प्रोड्यूस करें? कैसे प्रोड्यूस करें, ठीक है। जो How किस come? तरीके से, मतलब किस method तरीके है। से, ये और ज्यादा सही है, और एक्सप्लेन करो इसको अच्छे से। प्रोडक्शन और प्रोसेस। लोगों की नीड क्या है उस बेसिस टेक्निक पे ऑफ कैसे। प्रोडक्शन। ये बिल्कुल सही, नोट से देखकर एकदम तरीके से उत्कर्ष ने बोला टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बस यहीं पर वीडियो खुलने का लगता है थोड़ा सा फायदा हो गया, ठीक भाई है। उसमें क्या है, मैं ऐसे नीचे रखा हूँ फोन, आपको कहाँ पता लग अब वह इतनी मेहनत थोड़ी ना करोगे, टेस्ट थोड़ी ना चल रहा है। रहा है? तो हाँ, सो अब जो आ जाती है हमारी, क्या आ जाती है प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो है, इट इज सिंपली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कि भाई क्या टेक्निक होनी चाहिए गुड्स को बनाने की। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, एक ये कि ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करो और कम से कम इस्तेमाल करो टेक्नोलॉजी का, ये कहलाती है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्या कहलाती है वो हमारी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसका मतलब मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। जैसे कि हम अगर बात करें खादी इंडस्ट्री की, खादी का जो कपड़ा होता है, खादी इंडस्ट्री में लेबर ज्यादा होती है और कैपिटल कम लगती है, मशीनरीज कम इस्तेमाल होती है। तो वो कैसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। राइट राइट। यस सर। अब अगर हम फोन्स की बात करें, अगर हम दूसरी चीजों की बात करें जो आजकल मोस्टली चीजें हैं, उसके अंदर क्या होता है, लेस लेबर एंड मोर मशीनरी, मोर कैपिटल। राइट, तो वो कहलाती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का और कम से कम लोगों का, तो वो क्या कहलाएगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। राइट, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लेबर का और कम से कम कैपिटल का, कम से कम टेक्नोलॉजी का। इतनी बात सबको समझ में आई अच्छे से? यस सर। यस ओके। अगर हम बात करें ऐसी इकोनॉमी की जहां पर लोग टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस हैं बट उनके पास काम करने के लिए उतनी लेबर नहीं है। लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं बट काम करने के लिए उनके पास ज्यादा लेबर नहीं है, ठीक है। तो इफ पीपल आर, हम बोले इफ पीपल ऑफ द कंट्री आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस राइट बट लैक, या फिर बट के आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है,
अगर हम बात करें कि किसी कंट्री के लोग टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस हैं, तो वो कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन प्रेफर करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव। आंसर दो यार कैपिटल ऐसे। इंटेंसिव। हाँ, ये ना तुम ना टाइम देखकर आलस आ जाता है तुम में, अरे 6 बज गए, चलो सुस्त हो जाओ। ऐसे नहीं हो 6-7 रहा हो था। गए। 6-7 हो गए और सुस्त हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना? तो अरे एक्चुअली बीच में मैं छोड़ना नहीं चाहता इसको, ये बस ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हो जाएंगे, बट अच्छे से ना मेरे को पूरी एनर्जी के साथ करना है एकदम, राइट? तो अगर अगर लोग टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस हैं, तो वो कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का। और अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं किसका? अमेरिका का, सर जापान। जापान का, डेफिनेटली। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं क्या कि इफ देयर इज सरप्लस ऑफ लेबर, इफ देयर इज सरप्लस ऑफ लेबर, ठीक है, अगर लेबर बहुत ज्यादा है एंड मे बी टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हो वो, या टेक्नोलॉजिकली नॉट सो एडवांस्ड, नॉट इंडिया। सो एडवांस्ड, तो उस केस में कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेगी ऐसी कंट्री? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव। हम चाइना का एग्जांपल देंगे, हम इंडिया के बोले, ठीक है? सर सो चाइना में भी टेक्नोलॉजी देखो है काफी। हाँ, चाइना में तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस ही है, तो इंडिया इंडिया ही लिख लेते हैं, चलो। चाइना के साथ भूटान यही लिख तो देते हैं। सर ये तो हाँ, बदला ऐसे लेने तो की बात हुई ना, यहाँ पे चाइना थोड़ी आएगा। ऐसे तो वियतनाम वगैरह भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल उनके यहाँ पे हंसने की बात नहीं है, सही में कह रहा हूँ। अभी पता है ये जो चाइना से जो हर कंट्री बाहर की जो डिस्प्यूट में है ना, कि चाइना से हर कोई अपनी प्रोडक्शन हटा रहा है, तो हमारे इंडिया के लिए इतनी बुरी चीज ये हो रही है कि हर कोई सोच रहा था ये सारी प्रोडक्शन जो है अब इंडिया में आएगी, चाइना का सारा बिजनेस इंडिया आएगा। बट हमारे यहाँ पर तो नोट बंद करने में और जीएसटी लगाने में इतनी बिजी है हमारी सरकार कि ये सारे काम तो कर नहीं पाई। तो ये सारा का सारा जो सेटअप है उठ उठ के कहाँ पे जा रहा है? वियतनाम में, कोरिया में, राइट? इंडिया के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा। इंडिया वाले बस यही खुश हो जा सर रहे हैं नहीं, एप्पल की इंडिया फैक्ट्री ने भी खुलेगी, करे वो थे भी नहीं कुछ। खुल रही। इंडिया ने भी करा था कुछ कि सुरेंद्र सर बता रहे थे हमें। हाँ, अरे कोशिश तो कर रहे हैं, बट ये है कि जितना मैक्सिमम बेनिफिट इंडिया को होना चाहिए था ना, वो उतना मैक्सिमम बेनिफिट हो नहीं पाया, क्योंकि हम अपनी दूसरी प्रॉब्लमों में लगे रहते हैं। हमें तो धर्म की प्रॉब्लम ही नहीं खत्म हो रही हमारी, तो हम बाकी काम तो बाद में हो ये जाएंगे, हमारी अलग लड़ाइयां चल रही हैं। सो अदरवाइज हम सबसे ज्यादा देखा जाए तो हम डिजर्विंग तो नहीं बोलूंगा, डिजर्व तो करते तो मिल ही जाता, बट हमें मिलना चाहिए था वो सब कुछ जो दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, बट हम रेडी ही नहीं थे। हमारा एप्पल का प्लांट तो ऑपरेशनल हो नहीं पा रहा, बस यही लोग खुश हो जा रहे हैं, हाँ एप्पल का प्लांट लगेगा। सैमसंग वाले देखो मेड इन इंडिया फोन निकालते हुए घूम रहे हैं। सो अच्छा, आप लोगों को पता है जो सैमसंग ने नोएडा में 2019 में प्लांट सेट किया था? आधो को तो यही नहीं पता होगा ऐसा कुछ हुआ था, बट हाँ, नोएडा में 2019 में सैमसंग ने अपना प्लांट लगाया था। एंड वो जो प्लांट है सैमसंग का, दैट इज बिगेस्ट प्लांट ऑफ सैमसंग इन दी वर्ल्ड। तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो लगाया सैमसंग ने, वो नोएडा में लगाया था। तो अब आप लोग जितने भी लोग सैमसंग के फोन परचेज कर रहे हो, तो सर आप क्या हर्षित? क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या कर रहा है ये हर्षित? क्या कर रहे हो हर्षित क्लास में ये? सर आप ना बिल्कुल मतलब आपकी बिल्कुल आवाज अटक के स्लो मोशन में आ रही है। बाकी सबको भी ये प्रॉब्लम आ रही है या ये सिर्फ हर्षित के साथ आ रही है प्रॉब्लम भाई? नहीं सर ठीक है। तो हर्षित फिर ये नेटवर्क इश्यू हो सकता है आपके यहाँ। सर तो हाँ, कुछ नहीं होता, चलो अभी कोशिश करो और उसको समझने की, जोड़ने की आवाज को ना ऐसे पजल की तरह थोड़ा। सर वो ना टीवी बंद कर देगा, आवाज क्लियर आ जाएगी। हाँ हाँ, तो यही करना है हर्षित आपको, राइट? तो अब अच्छा, अब गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा इस केस में? अर्पिता बताएगी गाइडिंग प्रिंसिपल। सर हम ऐसी टेक्निक यूज करें जिससे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। अच्छा, हर चीज में लिख दो अब ये। सर इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल होगा मतलब मैक्सिमम आउटपुट है, ऐसी टेक्निक हाँ मैक्सिमम आउटपुट ठीक है, ये एकदम लाला वाला दिमाग चलाते हुए हर्षित ने आंसर दिया है, बिजनेस वाला। तो भैया अपना पैसे ज्यादा आने चाहिए, खर्चा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इधर जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं यही है
maximum output with respect to per unit of input, right? अगर हम इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो मैक्सिमम आउटपुट एट लीस्ट कॉस्ट, ठीक है, या फिर एक और तरीके से लिखना चाहें तो हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ इनपुट। इनपुट की हर यूनिट के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जब हमारी आएगी, ठीक है, वही तरीका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो लेबर इंटेंसिव से हो रहा है तो लेबर इंटेंसिव कर लो, कैपिटल इंटेंसिव से हो रहा है तो कैपिटल इंटेंसिव कर लो, ठीक है। जी सर। ओके, बस लास्ट रह गया हमारा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आसान है। वो क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब बताओ भाई, कौन बताएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस? अदिति बताएगी। अदिति, दीक्षा, विधि तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास छोड़ के चले से गए हैं। तान्या से मेरे को भरोसा है, तान्या ने ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है। सो क्या तान्या, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही बोल रहे हो। अच्छा, मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मैं तो अभी भी आई हूँ। सो और अदिति, क्या मेरा आप पे शक करना बिल्कुल सही है? नहीं सर। मेरे को क्या अदिति ने हाँ बोला कि हाँ सही है? नहीं 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 अच्छा, नहीं रहे, नहीं है, ठीक है। तो ओके, तो अब अदिति बताएगी हमें कि भैया प्रॉब्लम ऑफ किसकी प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। कोई सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, एक्चुअली में नहीं है इस प्रॉब्लम का कोई फिर सॉल्यूशन। क्या प्रोड्यूस करना? फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करो जो किसके लिए अफोर्ड कर प्रोड्यूस सके। करे? देख रहे हो प्रॉब्लम ही इतनी ज्यादा कह लो कि हम क्या बोले, भेदभाव करने वाली प्रॉब्लम है ये, ठीक है। वी आर डिसाइडिंग, हम बात कर रहे हैं कि क्या, एक मिनट, वी आर सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल who will ultimately consume the goods and services, राइट। फॉर होम टू प्रोड्यूस किस बात की प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है ये डिसाइड करना कि वो कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल है जिसके लिए हम ये गुड्स बना रहे हैं, जो इन गुड्स को अल्टीमेटली इस्तेमाल करेगी, राइट। तो देख रहे हो कितनी प्रॉब्लम में कितनी ज्यादा अपने आप में खराब सी है। सर बट ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी मैटर करता है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। बट वही बात आ जाती है कि अगर तुम मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स की बात करो तो तुम अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि भाई ये प्रोडक्ट तुम किसके लिए बना रहे हो? अगर तुम बना रहे हो एक हायर इनकम ग्रुप के लिए तो तुम उस हिसाब से गुड्स बनाओगे, अगर तुम बना रहे हो लोअर इनकम ग्रुप के लिए तो उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाओगे। अब दूसरी प्रॉब्लम, किस तरह से डिफाइन करो कि लोअर इनकम और हायर इनकम क्या है, ठीक है। मेरे लिए जो लोअर इनकम है, राइट, वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो और लोअर इनकम हो। मे बी आप लोगों के लिए जो लोअर इनकम आप जिसको कंसिडर करते हो सकता है मेरे लिए वो हायर इनकम हो, राइट। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। ये किसकी मीटिंग यार बीच में लीव हुई है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है यार, कौन गया है बीच में से ये? तो चलो सुनो, अच्छा अब तुम देखो, ये कैटेगरी ऑफ पीपल की जो प्रॉब्लम है, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, ये प्रॉब्लम आ ही क्यों रही है? बिकॉज हर कोई अलग कमाता है, राइट। अगर हम सब बराबर कमा रहे होते तो क्या फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम होती कभी भी? बताओ। नहीं सर। नहीं होती, राइट। अगर हम सब इक्वली कमाते तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती। ये जो प्रॉब्लम है इसके होने का रीजन क्या है? इसका रीजन है, दिस प्रॉब्लम arises because of unequal distribution of income,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये जो प्रॉब्लम दिख रही है ना ऊपर ऊपर से फॉर होम टू प्रोड्यूस की, ये प्रॉब्लम एक्चुअली में कैटेगरी ऑफ पीपल की तो सिर्फ डेफिनेशन में लिखने के लिए है। एक्चुअली में जो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है क्या, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, राइट। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसके बीच में, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या एक इंसान जिसके पास लैंड था उसको जितना रेंट मिलना चाहा था उसको उतना रेंट मिला? जिस इंसान ने मजदूरी करी, देश में काम करा, उसको जितनी वेजेस मिलनी चाहिए थी उसको वेजेस मिली? क्या जो कैपिटल लगाई थी जिसने, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उतना इंटरेस्ट मिला? और जो एंटरप्रेन्योर था, जिसने मेहनत करा, जिसने रिस्क उठाया बिजनेस के अंदर, क्या उसको उसके रिस्क के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिला? ये चारों होते हैं हमारे क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले भी बता चुका हूं मैं, मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर चला गया, इसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिला, इसको ज्यादा रेंट नहीं मिला और मजदूर को वेजेस नहीं मिली। या ऐसा तो नहीं है जिसने रेंट पे दिया था वो इतना ज्यादा रेंट ले गया कि बाकियों को अच्छे से पैसा नहीं मिला, राइट। सर जैसे जो अभी आपने सिचुएशन बताई है कि जैसे लैंड क्या रेंट वो ज्यादा ले गया, हाँ, अगर प्रॉफिट ही कम हुआ हो तो? प्रॉफिट कम हो, हाँ, तो कुछ नहीं होता। मतलब मेन बात ये है कि जो भी कमाया जा रहा है वो हर इंसान को उस हिसाब से इक्वली मिल रहा है। इक्वली नहीं मतलब इक्विटेबल, इक्वल वर्ड गलत होगा, मैंने एक बार पहले भी बोला होगा शायद आप लोगों को, या नहीं। इक्वल का मतलब तो हो जाता है कि एक प्यून को भी उतना ही मिल रहा है और एक सीए को भी उतना ही मिल रहा है, राइट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसको जिसने जितनी मेहनत करी उसको उतनी मेहनत का मिलना चाहिए। प्रॉफिट ज्यादा आए या कम आए, बट उस कम प्रॉफिट में से भी जितना हिस्सा उस लेबर को वेजेस का मिलना था, जितना प्रपोर्शन उसको पहले मिलना था, उसको अभी भी उतना मिलना चाहिए। जितनी उसने मेहनत करी उसको उतनी मेहनत से पैसा मिलना चाहिए। प्रॉफिट कम होने का मतलब तो ये है कि उस गुड्स और सर्विसेज उतने नहीं बिके जितने बिकने चाहिए थे, राइट। बट हर किसी को, राइट, बिल्कुल, बट हर किसी को उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए। अगर हर किसी को उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा। इक्वल नहीं बोलना, इक्विटेबल, राइट। इक्वल का मतलब मैंने बोला कि एक प्यून को और एक सीए को सेम मिल रहा है, वो नहीं होता। इक्विटेबल, हर किसी को मेहनत के अकॉर्डिंग सेम मिलना चाहिए। और अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया तो फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट। और इसका जो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, वो ये है कि इसका सिंपल सा, एक्चुअली इसका गाइडिंग प्रिंसिपल जनरली तो कभी मुझे नहीं लगता स्कूल में कराया होगा आप लोगों को अलग से, बट फिर भी जो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये है कि भाई लोगों के जो अर्जेंट नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर लोगों की जरूरतें सही टाइम पर सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब हम होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं। बिकॉज सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल जो है वो प्रॉब्लम तो है, बट अगर हम हर किसी को जरूरत के हिसाब से सही टाइम पर उनके पास गुड्स अवेलेबल करा दें तो ये प्रॉब्लम से होने वाले नुकसान कम होंगे, राइट। तो इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो यही है कि भाई आप लोगों की जरूरतों को देखो और उनके अर्जेंट नीड्स को सेटिस्फाई करो। जब तुम मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट पे उनके अर्जेंट नीड्स को सेटिस्फाई करोगे तो ये फॉर होम टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है वो अर्जेंट नीड्स हैज टू बी सेटिस्फाइड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। ओके, सो ये थी हमारी प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। अगर कि अच्छा आप लोगों के स्कूल में जब कराया, क्या ऐसा किसी ने कराया था कि भाई फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर दो पार्ट्स बनवा के फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन या पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ कराया था? नो सर। नहीं कराया ना ऐसा कुछ, ठीक है। तो ओके, अगर बाय चांस कभी कराया तो मेरे को बता देना। वैसे मतलब एक ही लाइन और है बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं नहीं बता रहा। ये जो हमने बात करी है ना ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की करी है, ये इंपॉर्टेंट होता है।
ओके सो सर हमारे स्कूल की टीचर ने बोला है कि वो 2 हफ्ते बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कराएगी। वो ना भाग रहे हैं ये जानबूझ के ना, स्कूल वाले 12th वाले मैक्रो नहीं कराना चाह रहे, 11th में माइक्रो नहीं कराना चाह रहे ये लोग। मेरे को समझ नहीं आ रहा इनको प्रॉब्लम क्या है। वो थियरी और थियरी मेरे पढ़ाए स्कूल जा के रहे हैं। नोट्स तो आपने देखे हमारे ही है। स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ। वो 11th के अंदर ना यार ये माइक्रो पंगा रहता ही है। ये बहुत बड़ा इशू है ये 11th में। ठीक है तो ये बस जल्दी से टोटल 4 चैप्टर हट गए। अभी मेरे पास मैसेज आया है, एक स्टैट्स का है और 3 इसके है माइक्रो के। बताना मुझे पर्सनल पे क्लास के बाद, ठीक है विधि? हाँ ठीक पता है। लगेगा। तो अच्छा ये व्हाट टू सर प्रोड्यूस शायद को देख लो। एक मिनट रुको उत्कर्ष, एक बार ये जल्दी से मैं रीड करा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ कि ये देखो ये सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज लिखा हुआ है, ये हमने करा। फिर उसके बाद वो वही कह रहा है कि भाई अगर हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका मतलब होगा हमें दूसरा कम बनाना पड़ेगा, दूसरा ज्यादा बना लिया तो इसका मतलब हमें अपने रिसोर्सेज पहले वाले में से थोड़े निकालने पड़ेंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये प्रॉब्लम हमेशा, ये डायलेमा हमारे पास हमेशा रहता है। जैसे वही वो कह रहा है कैपिटल गुड्स, सिविल गुड्स, मिलिट्री गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स, इन सब के बीच में हमको डिसाइड करना पड़ेगा। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि इस तरह रिसोर्सेज एलोकेट करो कि मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी सोसाइटी को हो पाए। हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो गुड्स और सर्विसेज को अच्छा पता है कई जगह पर लिखा होता है चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टू बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मेजरली मैंने जानबूझ के लगाया क्योंकि 100% कभी भी एक से नहीं होता है ना, मानोगे ना ये बात? तो लेबर इंटेंसिव का मतलब भी है मेजोरिटी ऑफ द गुड्स लेबर इंटेंसिव तरीके से बन रहे हैं। ओके और ऐसे ही कैपिटल। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई कौन सी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है कि किस पे हमारा कितना खर्चा हो रहा है, राइट? ओके सो उसके बाद वो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा इस्तेमाल करता है एंड चाइना जो है लेबर इंटेंसिव को इस्तेमाल करता है। यहाँ पर इंडिया भी कर सकते हो बट वो चाइना इन एनी केस लेबर इंटेंसिव यूज करता है, वो ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करता है अभी भी। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा? गाइडिंग प्रिंसिपल होगा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमारे हर्षित लाला ने बताया कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड which lead to the least possible cost per unit of commodity, जिसको आप per unit of input भी लिख सकते हो। Okay, for whom to produce, selection of category of people। ठीक है, कैटेगरी का मतलब ये डिसाइड करना who have the capacity to purchase them, and capacity to purchase डिपेंड करती है how income is distributed among factors of प्रोडक्शन। किसी भी इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसी ने गलती से इक्वल लिख दिया ना, चेक भी नहीं करूंगा, ठीक है? तो वो पार्ट इक्वल मतलब बिल्कुल गलत बात लिख दी तुमने, याद रखना इट इज इक्विटेबल। मैं नहीं करूंगा पक्का, ये मजबूर मत करो मुझे। और तो गाइडिंग प्रिंसिपल इज दैट पेपर कैंसिल। अरे नहीं यार, वो पॉइंट पूरा का पूरा कैंसिल, मतलब आई मीन इसके अंदर कुछ सही भी लिखा होगा तो वो भी गलत कर दूंगा, ठीक है? सो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इसका कि भाई लोगों के जरूरी और अर्जेंट वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए जल्दी से जल्दी टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, राइट? और याद रखना हम पूरे अभी तक हमने जो दोनों प्रॉब्लम्स करी हर जगह हम वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं? वांट्स। ओके सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्या करना है, ये अच्छे से पढ़ना है, राइट? और इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, और जो एक क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का आंसर लिख के रखना है, जो कि मेरे को मैं अगली क्लास में पूछूंगा तब बताना है, वो सेंड नहीं करने की जरूरत। ओके डिस्कशन करी जाएगी। अभी के लिए बाय 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 बाय, ठीक है? बाय, टेक केयर। बताता हूँ मैं टॉप मारा पेपर में। अदिति ने टॉप किया इस पेपर में, एंड अदिति का पेपर इतना क्यूरियस है। इसको ये लग रहा है कि मैं चीटिंग करने वालों का नाम बताऊं। नहीं, मेरा अंचय के क्वेश्चन मेरे हाईएस्ट बन सकते हैं। मेरा अंचय के क्वेश्चन नंबर 6 मेरे 23 है। अदिति करने हैं नहीं करने इसके बढ़ाने हैं ना बढ़ाऊं मार्क्स? अंचय के क्वेश्चन बट कुछ नहीं होता, चाहे उत्कर्ष के बढ़ भी जाए, अदिति का पेपर जो था वो देख के मजा आ गया था।
मेरा राइट। ये सही में बोल रहे हो ना? और बुरी बात ये थी कि मैंने सबसे आखिरी में अदिति का पेपर चेक किया था। उत्कर्ष का पेपर देख के तो ऐसे मन खराब सा और हो जाता है कि ये क्या गंद मचाया हुआ है। तो मैंने क्या करा था? अच्छा उल्टा मेरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपने चेक नहीं करा मेरा। वो मैं देखता हूँ अभी, चलो ठीक है। सो बाय बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। ओके।